हाँ, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी हमने डेफिनेशन को तो हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या रियल स्ट्रक्चर एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी। हमने कहा था रियल स्ट्रक्चर डीलोकलाइज स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, लोकलाइज स्ट्रक्चर। तो डीलोकलाइज स्ट्रक्चर की एनर्जी माइनस क्या लोकलाइज स्ट्रक्चर की एनर्जी, वही क्या है एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है जी। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे हम इनको बता सकते हैं कि हमारे पास उस केस में एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी इतनी होगी। देखो जी, लिख रखा है इसमें मैंने, एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज। थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, इंक्लूडिंग द हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी टर्म बिकॉज ऑफ द क्या एनर्जी टर्म ऑफ द क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन CsP2 CsP2 इज ऑफ डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम हीट फ्रॉम दैट बिटवीन CsP3 ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है वो किसके क्या है, एक थर्मोकेमिकल क्वांटिटी है, इंक्लूड करती है हाइब्रिडाइजेशन को। सीधी सी बात है भाई, इंक्लूड तो करेगी। अगर मैं बोल दूं मेरे पास बेंजीन है तो ये CsP2 सिंगल बॉन्ड है, ये CsP2 क्या है, डबल बॉन्ड है ना। तो ये कह रहा है, आगे देखो आगे कह रहा है एनर्जी टर्म बिकॉज ऑफ द एनर्जी टर्म फॉर द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन क्या CsP2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड CsP2 इज ऑफ डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम दैट बिटवीन क्या CsP3 ये कह रहा है। एक तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है और एक हाइब्रिडाइजेशन क्या है सिंगल बॉन्ड की sp3 है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन ही अलग होगी, बॉन्ड की एनवायरमेंट ही अलग होगी, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग होगी ना। तो ये यही तो कह रहा है कि CsP2 इज ऑफ डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम दैट बिटवीन CsP3 सीधी सी बात है। एक तो हमारे पास वो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दो वो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एक ऐसे कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब उनकी एनवायरनमेंट अलग अलग हो गई तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी ना। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो इंक्लूड करती है हमारे पास जो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है वो हाइब्रिडाइजेशन टर्म को भी या हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी को भी इंक्लूड करती है। देखो जी, एनर्जी साइकिल दे रखी है, हमने पीछे पढ़ा भी था। एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा था, वहाँ वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा था, डिस्टोर्शन एनर्जी पढ़ा था। तो ये तो हमारे पास एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी हो गई, ये डिस्टोर्शन रेजोनेंस एनर्जी हो गई, और ये क्या होगी, वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी हो गई। तो ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। इस साइकिल दिखा रखी है कि इस साइकिल से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों टर्म को। और तीनों टर्म किसकी हैं, ये तीनों टर्म रेजोनेंस की टर्म है, एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी, डिस्टोर्शन एनर्जी और क्या वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखो जी, आगे लिख रखा है एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी फॉर क्या फॉर द हेट्रो एटॉमिक सिस्टम आर डिटरमाइंड फ्रॉम, किस किस से डिटरमाइन करेंगे, एक तो क्या हीट ऑफ कंबशन से और एक क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है उसको दो फॉर्म में डिस्कस करेंगे, एक तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक क्या हीट ऑफ कंबशन। तो मैंने लिख रखा है हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ क्या हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हीट ऑफ कंबशन। एक तो हमें पता होना चाहिए हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। तो हीट ऑफ कंबशन वो होता है कितनी हीट इवॉल्व हुई जब हमने एक मोल सब्सटेंस को जलाया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कितनी, उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। क्या बोलते हैं उसको, हीट ऑफ कंबशन। देखो जी, इसमें लिख रखा है हीट ऑफ कंबशन इज दैट हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे हीट ऑफ क्या कंबशन। फॉर एग्जांपल दे रखा है पायरिडीन है, पायरिडीन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो एक तो CO2 बाहर जाएगा, एक वाटर बाहर जाएगा, और जो अगर नाइट्रोजन है तो N2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन है तो क्या बाहर जाएगा, O2 बाहर जाएगा। तो देखो जी, जब मैं पायरिडीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ तो CO2 बाहर जा रहा है, H2O बाहर जा रहा है, और क्या बाहर जा रहा है, N2 बाहर जा रहा है। ठीक है जी, आगे देखो, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम विच हीट ऑफ फॉर्मेशन आर डिटरमाइंड। ये कह रहा है कि जो हमारे पास हीट ऑफ कंबशन है ना हेटेरोसाइक्लिक की, वो कहाँ से डिटरमाइन की जाएगी, वो डिटरमाइन की जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ से हमारे पास हीट की फॉर्मेशन हो रही है, आर डिटरमाइंड। और द हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल एच इज क्या, तो जो डेल एच ऑब्जर्व डेल एच है, जो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, वो क्या है, सम ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इनकी हीट का फॉर्मेशन के प्रोडक्ट का, ऑब्टेन बाय द क्या कंबशन ऑफ द कंपाउंड, और क्या हीट ऑफ कंबशन ऑफ द कंपाउंड इनका।
ठीक है जी। या बोल सकते हैं सम ऑफ द हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द हीट ऑफ द रिएक्टेंट, वही क्या है, डेल एच हीट ऑफ द फॉर्मेशन है। ठीक है जी। आगे देखो इसमें लिख रखा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली बाय एडिंग बॉन्ड एनर्जी टर्म्स। किस बॉन्ड एनर्जी टर्म की सीधी सी बात है भाई, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। डिसोसिएट होने के लिए किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, है ना। तो उसके अंदर जब मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी टर्म्स भी तो कैलकुलेट होंगी या जुड़ेंगी। सीधी सी बात है भाई, जहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सीधी सी बात है। तो मैंने लिख रखा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली बाई एडिंग बॉन्ड एनर्जी टर्म्स डेल ई फॉर द बॉन्ड्स इन क्या लोकलाइज स्ट्रक्चर। जो लोकलाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो बॉन्ड की मूवमेंट है वो हो नहीं रही, वहीं की वही रुकी हुई है। देखो जी, द एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हीट ऑफ ए फॉर्मेशन। देखो जो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक तो जो हमने ऑब्जर्व की है हीट ऑफ फॉर्मेशन वो, और एक जो हमने कैलकुलेट की है हीट ऑफ फॉर्मेशन वो। ये इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन या इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये ऑब्जर्वेशन है, ये कैलकुलेशन है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वही क्या है हमारे पास, एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है। क्या है, एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है। देखो जी आगे ये कह रही है आगे, द वैल्यू ऑफ एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एनर्जी टर्म्स एंड दस सफर फ्रॉम सम शॉर्ट कमिंग्स। ये कह रहे हैं इन पे डिपेंड करती है और यहाँ से हमें ये मिली है। देखो जी पहली है सेम बॉन्ड एनर्जी टर्म इज यूज फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर बोथ CsP3 CsP3 एंड CsP2 CsP2 सिंगल बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी टर्म है वो एनर्जी टर्म, ये कह रहे हैं कि जो सेम बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज, सेम बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज करेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, चाहिए वो CsP3 CsP3 का हो, चाहे वो CsP2 CsP2 का हो सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है जी। दूसरा कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी फॉर कार्बन हेटेरो बॉन्ड। ये कह रहा है जो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी है कार्बन हेटेरो बॉन्ड की, सेम बॉन्ड एनर्जी यूज फॉर द कार्बन हेटेरो बॉन्ड। ये कह रहा है जो उनके लिए क्या यूज करेंगे, सेम बॉन्ड एनर्जी यूज करेंगे फॉर कार्बन हेटेरो बॉन्ड CX विदाउट गोइंग ड्यू टू कंसिडरेशन टू द हाइब्रिडाइजेशन। उनको हम किस में कंसिडर नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करेंगे हम, सीधी सी बात है। उनको हम किस में कंसिडर करेंगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है तो उनकी सेम बॉन्ड एनर्जी चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन सल्फर हो, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो हम सेम कंसिडर करके चलेंगे। देखो जी, दीज आर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सीधी सी बात है, प्राइमरी में एक कार्बन जुड़ेगा, सेकेंडरी में दो कार्बन जुड़ेंगे, टर्सरी में कितने कार्बन जुड़ेंगे, तीन। तो जब एनवायरमेंट ही अलग होगी तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हीट ऑफ कंबशन से हम कैसे निकालते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन से हम जब ERE एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे तो क्या, ऑब्जर्व हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस क्या, कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। उससे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो होती है कि हमने किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे H2 को एडिशन के लिए कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी हीट दी, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है उस पर H2 का एडिशन किया है, अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है उस पे H2 का एडिशन किया है तो कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है H2 का एडिशन और हीट का मतलब है कितनी हीट रिलीज हुई। देखो जी, इसमें मैंने लिख रखा है जो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन। कैसे होता है वो, एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी है हमारी वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन। देखो जी, हमने यहाँ साइक्लोहेक्सिन लिया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्सिन की बात करेंगे तो इस डबल बॉन्ड पे किसका एडिशन होगा, H2 का। तो साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा और इस बॉन्ड के एडिशन पे H2 के एडिशन पे कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी रिलीज हुई, 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी हो रही है। तो दो बॉन्ड के लिए क्या, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तीन बॉन्ड के लिए कितने मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, देखना जी, हमने लिखा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
4 साइक्लोहेक्साडाइन, दो बॉन्ड है तो 2 H2 का एडिशन होगा, 2 H2 का एडिशन होगा तो हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइन से क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिन बनेगा। तो एक बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी निकल रही थी, 28.6, तो 2 के लिए कितने में होगी, मल्टीप्लाई में 2 कर दूंगा तो कितनी बनेगी, 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। आगे लिख रखा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्साडाइन, तो तीन बॉन्ड है तो कितने H2 ऐड होंगे, 3 H2 ऐड होंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सिन मिलेगा। और उससे किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 28.6 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। देखो जी रिलीज हो रही है, रिलीज होने का मतलब है निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर बेंजीन कितना होता है, इतना होता है। साइक्लोहेक्साडाइन के लिए हमने इतना निकाल लिया, जब माइनस करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा वो कितना आएगा, 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ क्या, बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। देखो जी सीधी सी बात है, 3 बॉन्ड है तो हमारे पास जो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए थी बेंजीन की, वो इतनी होनी नहीं जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने कितनी ली, इतनी ली। इसका मतलब पता है आप लोगों को, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ कम हुई है ना, तो इसका मतलब है हमारे पास कि ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ये एनर्जी की फॉर्म ज़्यादा, ये एनर्जी की फॉर्म ये ज़्यादा, ये नेगेटिव साइन किसके लिए लगा रहे, एक्जो है या एंडो है उसके लिए, तो ज़्यादा कौन सी है, ये है, कम कौन सी है, ये कम क्यों हुई, क्योंकि मुझे पता है बेंजीन स्टेबल होते ड्यू टू क्या, एरोमेटिक कैरेक्टर, तो अपनी एनर्जी को क्या कर लेती है, कम कर लेती है। ठीक है जी, तो इसी एनर्जी के डिफरेंस को बोलेंगे हम एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो हम यहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जी आगे अब बात करते हैं देवार रेजोनेंस एनर्जी। रिडिफाइन किया था रेजोनेंस एनर्जी को देवार ने, आपने देवार बेंजीन स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा कि क्या होता है। तो देवार रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है कि इसने रीडिफाइन किया था रेजोनेंस एनर्जी की टर्म को, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसने कहा था कि अगर हमारे पास, इसने क्या किया था, देवार रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग इसने कहा था कि अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो हम देख के बता सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और जीरो के आसपास आ रही है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। किसकी वैल्यू, देवार रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू। लेकिन निकालेंगे कैसे, तो इसने कोई रेफरेंस स्ट्रक्चर लिया था, उसकी एनर्जी माइनस क्यों, मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी, उससे अकॉर्डिंग हम देवार रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है जी, इसके बारे में यही लिख रखा है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को, फिर हम चलते हैं आगे। देखो The resonance energy determination by the conventional method involve pure single and double bond without giving due to consideration to the contribution associated with change in the क्या hybridization। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी का डिटर्मिनेशन है किसके साथ, कन्वेंशनल मेथड इन्वॉल्व क्या किसको इन्वॉल्व करता है, प्योर सिंगल बॉन्ड को, और किसको, डबल बॉन्ड को, विदाउट गिविंग ड्यू टू कंसिडरेशन टू द कंट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद चेंज इन क्या, हाइब्रिडाइजेशन। किसके साथ चेंज की बात, किसके साथ एसोसिएशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होगा किसका, हाइब्रिडाइजेशन का चेंज होगा। देखो आगे लिख रखा है, देवार रिडिफाइंड द रेजोनेंस एनर्जी इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट क्लियरली एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये कह रखा है जो दीवार है उसने रिडिफाइन किया था किसको, रेजोनेंस एनर्जी की टर्म्स को, किसको डिफरेंशिएट करने के लिए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और क्या, एंटी एरोमेटिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आगे देखो, they were based his theory on the reference energy related to which aromatic stabilization is क्या, कैलकुलेटेड। ये कह रहा है कि जो डेवार बेस्ड थ्योरी थी वो रेफरेंस एनर्जी रिलेटेड टू द क्या, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन इज क्या, कैलकुलेटेड। ये कह रहा है कि जो उसकी एनर्जी है एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन की वो कितनी आएगी, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाया क्या, किसके रिलेटिव में, रेफरेंस एनर्जी के रिलेटिव में। आगे देखो, द रेफरेंस एनर्जी फॉर ए रेफरेंस स्ट्रक्चर यूज डबल एंड सिंगल बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेट टू द क्या, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ये कह रहा है कि जो रेफरेंस एनर्जी है फॉर ए रेफरेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसके लिए डबल और सिंगल बॉन्ड एनर्जी, उसके लिए कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, डबल बॉन्ड की या सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, अप्रोप्रिएट टू क्या, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। किसके अप्रोप्रिएट होगा, नॉन एरोमेटिक सिस्टम के। आगे देखो जी,
इसमें लिख रखा है द पाई एनर्जी ऑफ ए लीनियर पोलिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेन लेंथ। ये सीधी सी बात है भाई, जितनी ज़्यादा चेन बड़ी होगी उसकी उतनी ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, उतनी ज़्यादा पाई बॉन्ड होगी तो उसके अंदर पाई एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिख रखा है द पाई एनर्जी ऑफ ए लीनियर पोलिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेन लेंथ एट ईच एडिशन ऑफ क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक सीधी सी बात है भाई, एक कार्बन पोलिन का मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे तो जितनी ज़्यादा चेन बड़ी होगी उतना ही मेरे पास क्या होगा, पाई एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये तो कह रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूट सिमिलरली एज इन क्या ब्यूटाडाइन और क्या ऑक्टा टेट्रा इन। अगर लिखो द रेफरेंस एनर्जी ऑफ ए क्या कंपाउंड रिप्रेजेंट द एनर्जी, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी को, इफ द कंपाउंड इज क्या एब्सोल्युटली ओलिफिक इन क्या ओलिफिनिक इन क्या नहीं, ओलिफिनिक का मतलब क्या, उसके अंदर कार्बन कार्बन क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, एल्किन टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये कह रहा है जो रेफरेंस एनर्जी है कंपाउंड रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को, कब, जब कंपाउंड क्या हो एब्सोल्युटली ओलिफिनिक इन क्या नेचर। द डिफरेंस इन द पाई एनर्जी इज टर्म्ड एज क्या डेवार्स रेजोनेंस। ये कह रहा है कि जो डिफरेंस होगा पाई एनर्जी का उसको क्या बोलेंगे, देवार रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी आर ई माइनस क्या ई नोट। ई माइनस क्या है ई नोट। ई क्या है, एनर्जी ऑफ द साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम डिटरमाइंड बाय द हीट ऑफ क्या कंबशन। ई क्या है, ई है एनर्जी ऑफ द साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम डिटरमाइंड बाय द हीट ऑफ कंबशन। और ई नोट हमारे पास क्या है, ई नोट है एनर्जी फॉर क्या रेफरेंस स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आगे देखो, आगे रेजोनेंस डेवार ने क्या बताया था, डेवार ने ये बताया था डेवार रेजोनेंस एनर्जी कैन आल्सो बी एवोलेटेड फॉर द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। किसके लिए एवोलेट की जाती है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक के लिए एवोलेट की जाती है। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ डी आर ई द फॉलोइंग एजप्शन आर मेड फॉर क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंड क्या एंटी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ये कह रहा है कि अगर मुझे डेवार रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है किसको, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल को, तो हमेशा ध्यान रखना अगर मेरे पास डेवार रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एरोमेटिक होंगे। तो इसमें लिख भी रखा है द साइक्लिक सिस्टम विद एप्रिसिएबल पॉजिटिव रेजोनेंस एनर्जी आर टर्म्ड एज एरोमेटिक एंड द एडिशन स्टेबलाइजेशन एनर्जी हैज बीन कॉल्ड क्या डी आर ई डेवार रेजोनेंस एनर्जी। और अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या होंगे एंटी एरोमेटिक। तो लिख रखा है द साइक्लिक सिस्टम विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेवार रेजोनेंस एनर्जी और विद लेस पाई एनर्जी देन दैट ऑफ क्या रेफरेंस स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और क्या जीरो के क्लोज हो तो क्या है नॉन एरोमेटिक। तो लिख रखा है साइक्लिक सिस्टम हैविंग रेजोनेंस एनर्जी क्लोज टू द क्या जीरो आर क्लासिफाइड एज क्या नॉन एरोमेटिक। तो इसने कहा था अगर मेरे पास जो डी आर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एरोमेटिक, डी आर ई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एंटी एरोमेटिक, और अगर जीरो के आसपास आ रही है तो क्या है नॉन एरोमेटिक है। तो इसमें अगर बात करें एनर्जी के टर्म्स में तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इन सारों की, और एक डेवार रेजोनेंस एनर्जी इंपॉर्टेंट है अपने आप। ठीक है जी, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर क्या एरोमेटिसिटी इन हेटेरोसाइक्लिक में रिएक्टिविटी की। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।